ओके, सॉरी फॉर द इंटरेक्शन, इंटरनेट इशू इट वॉज। आपकी लास्ट वीडियो के साथ ही मैं इसको लिंक कर दूंगी, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। वी वर डिस्कसिंग, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, वी वर डिस्कसिंग कि स्प्रिंग उस हमारे पास जो कॉइल होती है, ठीक है, उसके साथ पॉइंटर अटैच होता है, और उसके पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इस पर स्प्रिंग लगा हुआ होता है, ठीक है। वो पॉइंटर बेसिकली वो स्प्रिंग क्या कर रहा होता है, द स्प्रिंग्स रिटेन द कॉइल एंड द पॉइंटर एट देयर जीरो पोजीशन व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तो ये स्प्रिंग क्या मदद करता है, इस पॉइंटर को जीरो पोजीशन में रखने में हेल्प करता है, ठीक है। When current flows, the spring wind up, and pointers stop rotating when the controlling force becomes equal to the deflecting force. The spring material must be non-magnetic to avoid any magnetic field influence. अच्छा, होता क्या है, जब आपका डिफ्लेक्टिंग करंट और कंट्रोलिंग करंट बराबर हो जाता है तो आपका क्या होता है कि आपका पॉइंटर जो है वो एक जगह पे रुक जाता है, ठीक है। तो जितना आपके पास डिफ्लेक्टिंग फोर्स करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही होगी, उतना ही ये कंट्रोलिंग फोर्स उसे जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में उसको रिवर्स डायरेक्शन में उस फोर्स को कंट्रोल कर रही होगी, ठीक है। तो देखो, एक तरफ से आपके पास डिफ्लेक्टिंग फोर्स होगी, दूसरी तरफ से आपके पास कंट्रोलिंग फोर्स होगी, तो ये पॉइंटर क्या रहेगा, ये बैलेंस रहेगा, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग है, बेसिकली इस स्प्रिंग को जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होना चाहिए, ऐसे किसी मटेरियल का, ताकि इसकी कोई अपनी मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। वरना ज़ाहिर है कॉइल फिर इससे भी इफेक्टेड होने लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, since the spring are also used to make electrical connection to the coil, they must have a low resistance phosphor bronze is the material usually employed, ठीक है। क्योंकि ये स्प्रिंग जो है वो कॉइल से कनेक्टेड है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, इससे जुड़ा हुआ है, तो इसको इसकी रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। अगर इसकी हाई रेजिस्टेंस होगी तो ज़ाहिर है ये कॉइल को मूव करने में इशू होगा। तो यूजुअली जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, जिस मटेरियल के स्प्रिंग यूज़ किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, फॉस्फर और ब्राउन मटेरियल के होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं द पॉइंटर एंड द कॉइल 20। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद अगली चीज़ क्या होती है कि आपका पॉइंटर क्या करता है, आपका पॉइंटर जब फोर्सेस मौजूद नहीं होती तो पॉइंटर क्या करता है, क्योंकि ये लाइट वेटेड होता है, तो ये क्या होता है, ये ऑसिलेशन होती है इसमें, ठीक है। ऑसिलेशन मतलब जब पॉइंटर को आप मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट इस पे जो है फोर्स अप्लाई करती है, जब ये मूव होता है, ठीक है, फोर्स अप्लाई होने की वजह से, तो इसमें क्या होती है, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये ऑसिलेशन एक फिक्स पॉइंट पे आने से पहले ये ऑसिलेशन इसकी मिनिमम हो, ठीक है। इसकी जो डैम्पिंग होती है, हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम एलसीएस में पढ़े हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसमें जो डैम्पिंग है, ये ग्राफ एज यू कैन सी कि इसमें ये जो डैम्पिंग है बेसिकली क्या होती है, जो वेव्स हैं ये क्या होती हैं, ऑसिलेशंस होती हैं। हम चाहते हैं कि ये ऑसिलेशंस ना आए, एक पॉइंट फिक्स पॉइंट पे आने से पहले पॉइंटर जो है वो उसके उस फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव ना करे, ऑसिलेट ना करे, ठीक है। जैसे ये देखो, ये फिक्स पॉइंट है फॉर सपोज, तो इसके इर्द गिर्द ये इस तरीके से ऑसिलेट ना करे, ठीक है। तो इसको ऑसिलेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी फोर्स होती है, डैम्पिंग फोर्स होती है, ठीक है। अच्छा, अ डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज दिस ऑसिलेशन। इस ऑसिलेशन को जो है मिनिमाइज करने के लिए कौन सी फोर्स यूज होती है, डैम्पिंग फोर्स यूज होती है। द डैम्पिंग फोर्स मस्ट बी प्रेजेंट ओनली व्हेन द कॉइल इज इन मोशन, थस इट इज मस्ट बी जनरेटेड बाय द रोटेशन ऑफ द कॉइल, ठीक है। ये डैम्पिंग फोर्स सिर्फ कब मौजूद होनी चाहिए, ये जो ऑसिलेशन को कंट्रोल करे, जब कॉइल आपका मूव हो रहा हो, ठीक है। जब कॉइल मूव हो रहा होगा, पॉइंटर मूव हो रहा होगा, पॉइंटर मूव हो रहा होगा, तो वो ऑसिलेट कर रहा होगा, ठीक है। इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट द डैम्पिंग फोर्स इज नॉर्मली प्रोवाइडेड बाय एडी करंट, ठीक है। ये जो डैम्पिंग फोर्स है ये किससे प्रोड्यूस होती है, ये एडी करंट से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब एडी करंट क्या होता है, द कॉइल फॉर्मर और फ्रेम इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ अल्मुनियम, अ नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर, ठीक है।
अच्छा, जो कॉइल कॉइल के ऊपर एक अभी आप देखोगे कॉइल के ऊपर एक फ्रेम होता है, ठीक है? जो फ्रेम होता है वो बेसिकली किससे बना होता है? वो नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर से बना होता है, ठीक है? द एडी करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल फॉर्मर set up a magnetic field that opposes the coil motion, thus the damping of the coil, thus damping the oscillations of the coil, ठीक है? ये जो अब मैं इसकी फिगर के थ्रू ही आपको समझाती हूँ। देखो, अच्छा ये बेसिकली कॉइल है, ठीक है? इस कॉइल के इर्द-गिर्द एक फॉर्मल बना हुआ है, ठीक है? एक रेक्टेंगुलर फॉर्मल मतलब इसका एक फ्रेम बना हुआ है, ठीक है? वो फ्रेम जो है वो किसका है? अल्युमिनियम का है, ठीक है? तो उस जब कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो उस फ्रेम के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? एडी करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है? ये करंट जो है ये बेसिकली हेल्प करता है कि आपकी डैम्पिंग फ़ोर्स प्रोड्यूस करने के लिए, और डैम्पिंग फ़ोर्स प्रोड्यूस होती है तो क्या आपकी रुकती है? ऑसिलेशंस रुकती हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली देखो, ये अगर आप इस फ्रेम को, रेक्टेंगुलर फ्रेम को देखो, तो बेसिकली क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है, ठीक है? इसकी मोशन को बैलेंस कर रहा है। एक तरफ से यहाँ फ़ोर्स अप्लाई हो रही है, तरफ से यहाँ फोर्स अप्लाई हो रही है, जिस डायरेक्शन में मोशन है आपकी डैम्पिंग फोर्स जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? तो बेसिकली दिस डैम्पिंग फोर्स इज अपोजिंग द मोशन, ठीक है? ये ऑसिलेशंस को कम करने के लिए यूज हो रही है, ठीक है? और ये प्रोड्यूस किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द एडी करंट, ठीक है? जो कि आपके कॉइल के ऊपर जो रेक्टेंगुलर फॉर्मर होता है, कॉइल का जो फॉर्मर होता है उसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। टू मेथड ऑफ सपोर्टिंग द मूविंग सिस्टम ऑफ द डिफ्लेक्शन आर इलस्ट्रेटेड इन 3-3, ठीक है? अच्छा, अब इस कॉइल को जो हमारी मैग्नेट्स हैं, ठीक है? और जो हमारा कॉइल है उसको हमें बैलेंस भी करना है, ठीक है? हम चाहते हैं कि इसको हम रोके रखें एक सर्टेन पोजीशन पे, ठीक है? तो इसको रोकने के लिए आपके पास बेसिकली 2 मेथड्स यूज़ होते हैं। एक होता है पाइवट एंड ड्यूल बेयरिंग सस्पेंशन मेथड, ठीक है? और दूसरा मेथड होता है आपका टॉन बैंड सस्पेंशन, ठीक है? बेसिकली ये 2 मेथड्स क्या होते हैं? ये देखो, इस कॉइल को होल्ड करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। ये आपकी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके अंदर देखो, ये 2 जो हैं वो बेयरिंग्स लगे हुए हैं, ठीक है? पाइवट एंड बेयरिंग्स लगे हुए हैं। ये जो क्या यूज़ हो रही है? आपकी कॉइल को और आपके मैग्नेटिक फील्ड को होल्ड करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? ये देखो, एक ये कॉइल है आपकी सेंटर में, इसको किससे रोका हुआ है हमने? मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है? हमने इसको रोका हुआ है एक पाइवट से, एक समझो एक रॉड से, और एक हमने ज्वेल बेयरिंग से। इसके अंदर एक क्या होती है? बेयरिंग होती है, एक स्प्रिंग होता है, ठीक है? जिससे हमने इसको सपोर्ट किया हुआ है ताकि ये एक मतलब इसे मूव करना है कॉइल को, तो इसको मूव करने के लिए ज़ाहिर है कोई साइड से कोई सपोर्ट चाहिए ना, ठीक है? ज़ाहिर है इसको हमें स्टिक रखना है, कॉइल को बीच में रोके रखना है। तो इसको रोके रखने के लिए हमें क्या करना है? हमें ये सस्पेंशंस यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है? 2 तरह की सस्पेंशंस हैं, एक है पाइवट एंड बेयरिंग सस्पेंशन, ड्यूल बेयरिंग सस्पेंशन, और दूसरी है टॉन बैंड सस्पेंशन, ठीक है? ये वाली है पाइवट एंड ड्यूल बेयरिंग, जिसमें हमने एक पाइवट, एक रॉड यूज़ की हुई है, और एक बेयरिंग यूज़ किया हुआ है, एक स्प्रिंग यूज़ किया हुआ है, जिसकी मदद से हमने इसको होल्ड किया हुआ है, इस कॉइल को बिटवीन द मैग्नेट्स, ठीक है? और दूसरी है टॉन बैंड, ये एक बैंड्स की इलास्टिक बैंड्स की तरह होता है, रबर बैंड्स जैसे होते हैं, ठीक है? जिसकी मदद से जो है वो ये इससे स्टिक हुए हुए होते हैं, ठीक है? ये मेथड आपका बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव मेथड है, क्योंकि आपके पास जो है यहाँ पे जो है इसमें बैंड्स में जो है वो क्या होते हैं, इसमें इलास्टिसिटी होती है और ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है? तो ये वाले जो मटेरियल्स होते हैं, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कम होती है, ठीक है? तो दीज़ आर मोर सेंसिटिव, ठीक है? ड्यूल बेयरिंग के मुकाबले में। तो 2 तरह की सस्पेंशंस हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इसकी एक दफ़ा देख लेते हैं। पहले मैं आपको इसकी ये बनी हुई है पिक्चर, लेकिन इससे बेहतर पिक्चर आई हैव।
ये देखो कुछ इस तरह का आपका जो पूरा मीटर होता है वो इस तरह से बना हुआ होता है। आपके पास एक हॉर्स शू टाइप मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है जिसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। उसके बीच में आपकी क्या होती है, ये मैग्नेटिक कोर होती है, मैग्नेटिक कॉइल होती है। उस कॉइल के इर्द गिर्द क्या होता है, उसका फ्रेम होता है, सही है। उसके साथ जो है वो स्प्रिंग्स लगे होते हैं दोनों साइड पे, और स्प्रिंग क्या कर रहे होते हैं, इस कॉइल को बैलेंस कर रहे होते हैं। उसके बाद इस स्प्रिंग के साथ जो है वो पॉइंटर लगा होता है। जैसे जैसे ये कॉइल मूव करेगा ऑब्वियसली आपका पॉइंटर मूव करेगा, ठीक है। स्प्रिंग मूव करेगा और आपका पॉइंटर मूव करेगा। और इस पूरी कोर को होल्ड करने के लिए हमने क्या यूज़ की होती हैं, सस्पेंशन यूज़ की हुई होती हैं, बेयरिंग्स यूज़ की हुई होती हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिक यूज़ होता है, किया हुआ होता है, ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन ओवरऑल एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने सारी चीज़ें अलग-अलग देख ली हैं कि किस तरीके से काम कर रही है, तो होपफुली हमें ये सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी, ठीक है। अच्छा, इस इंस्ट्रूमेंट को सनबर्न इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। ये बेसिकली सनबर्न जो था वो साइंटिस्ट था जिसने ये गैल्वानोमीटर बनाया था, ठीक है। अच्छा जी, details of construction of PMMC instrument or D-Arsenal instrument are illustrated in figure 3-4। यही फिगर मैंने अभी आपको कलर उसमें दिखाई कि आपके पास ये हॉर्सशू वो होता है, मैग्नेट होता है, उसके बीच में कॉइल होती है, कॉइल के इर्द गिर्द फ्रेम होता है, स्प्रिंग्स होता है, और आपके पास एक अदद पॉइंटर होता है जो कि एक पर्टिकुलर स्केल पे मूव कर रहा होता है, ठीक है। The main feature is a permanent magnet with two soft pole shoes. परमानेंट मैग्नेट बेसिकली मेन फीचर है, जब तक मैग्नेट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। द सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इज पोजीशन बिटवीन द शूज सो दैट द ओनली नैरो एयर गैप्स exist between the core and the faces of the pole. The lightweight moving coil is provided to move within these narrow air gaps, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हमने ये सॉफ्ट आयरन कोर्स यूज़ किए हुए होते हैं ताकि इसके बीच में जब कॉइल मूव करे और बिल्कुल बहुत कम एयर गैप होता है इसमें। ये देखो इसके बीच में डिस्टेंस है लेकिन बहुत कम एयर गैप रखा जाता है। बिल्कुल अटैच भी नहीं कर सकते, ज़ाहिर है अटैच करेंगे तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी और रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो हम अटैच नहीं करते, उसको फ्रीली बहुत कम एयर गैप के साथ कॉइल को अटैच करते हैं, मतलब फिक्स करते हैं ताकि वो उसके अराउंड मूव कर सकें, ठीक है। अच्छा, द लाइट वेट मूविंग कॉइल इज टू मूव द, अच्छा सही है, द एयर गैप्स आर मेड सच नैरो एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू हैव स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉसिंग द गैप्स, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इन एयर गैप्स को कम रखें ताकि हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास जनरेट हो, ठीक है। Figure 3 does also show the one of the two controlling spring. One of the end this spring is fastened to provide pivoted core, and the other end is connected to the adjustable zero position control. By means of the screw on the instrument cover, the zero position control can be adjusted to move the end of the spring. This allows the coil and the position to be adjusted so that the pointer indicates exactly zero on and the instrument scale, ठीक है। वही वाली बात है इस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए ताकि ये इनिशियली ज़ीरो पे रहे, हमने इसके साथ एक स्प्रिंग के साथ इसको अटैच किया हुआ होता है और जो कि इसकी फोर्सेस को बैलेंस कर रहा होता है, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ी थी कि हमारे पास कंट्रोलिंग फोर्स होती है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, जिसको इसको ज़ीरो पे रखने के लिए में हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा, और ये एक नॉब लगाई हुई होती है, ज़ीरो कंट्रोल नॉब। इस नॉब को मूव करते हुए आप इसको कैलिब्रेशन कर सकते हैं, मतलब ज़ीरो पे इसको ला सकते हैं। ये ज़ीरो कंट्रोल नॉब दिख रही है, दिस इज बेसिकली ये, ठीक है। दिस इज द ज़ीरो कंट्रोल नॉब। अच्छा, another detail shown is one of the usually of two counterweights attached to the pointer. अच्छा, counterweights, ओके। अच्छा, ये काउंटर वेट लगा, ओके। This is simply a mechanic machine screw along with a small screw threaded weight can be adjusted. The counterweight provide correct mechanical balance of the moving system so that there is no
ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द, अच्छा यहाँ पे एक हमने वेट लगाया हुआ होता है काउंटर वेट, जो बेसिकली इसको बैलेंस कर रहा होता है ताकि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे इफेक्ट ना करे। दिस इज द काउंटर वेट, ठीक है। The PMMC instrument illustrate a different type of construction instead of using horseshoe। अच्छा, एक PMMC की एक कॉमन कंस्ट्रक्शन ये है, और एक और कंस्ट्रक्शन यूज होती है जो कि बेसिकली ये है, जिसमें आपके पास सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप में जो है वो आपके पास वो होती है, कॉइल होती है, और आप उस अंदर जो है वो आपके पास परमानेंट मैग्नेट इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में, सर्कुलर शेप में परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक है। तो ये एक अनदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। हम फॉर्मूले पे आ जाते हैं कि भाई हमने कहा कि फोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है मैग्नेटिक करंट की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है वो जब करंट फ्लो होता है तो कॉइल मूव करता है, जाहिर है कॉइल मूव कर रहा है तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं व्हेन द करंट आई फ्लोज थ्रू अ 1 टन कॉइल सिचुएशन सिचुएटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट पास करता है, ठीक है, एक 1 टन, फॉर सपोज हम अभी ऐसे कॉइल की बात कर रहे हैं जिसमें 1 टन है, ठीक है। जब करंट उसमें से पास करता है तो उसमें से फोर्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो वो फोर्स किसके बराबर होती है, F इज इक्वल्स टू BIL, ठीक है। बी क्या है, बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। आई इज द करंट एंड एल इज द लेंथ ऑफ द कॉइल इन मीटर्स, ठीक है। हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस होती है जो किस तीन चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे, कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स है वहाँ पे, तो कितना करंट प्रोड्यूस कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और उस कॉइल की, जिस कॉइल में से करंट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। Since the force acts on each side of the coil, the total force of the coil of n turns is, क्योंकि हम कह रहे हैं कि दोनों तरफ से फोर्स लग रही है, ठीक है, साउथ पोल से भी नॉर्थ पोल से भी, दोनों साइड से फोर्स लग रही है हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डबल फोर्स हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, और जाहिर है कॉइल में एक टर्न नहीं है तो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल में, तो यहाँ पे एन फैक्टर भी आ गया, ठीक है। पहले हम एक टर्न कॉइल की बात कर रहे थे कि जब कॉइल का एक टर्न होगा तो उसमें क्या फोर्स प्रोड्यूस हो रहेगी, F इज इक्वल्स टू BIL, ठीक है। और जब हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो F इज इक्वल्स टू 2BILN हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई हो रही है तो 2 आया, और नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, एक नहीं है कॉइल में, तो उसके लिए N, कैपिटल N हम यूज़ करते हैं फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। The force on each side acts at a radius r, producing a deflecting torque, ठीक है। ज़ाहिर है कॉइल जो है वो आपने देखा सर्कुलर शेप में मूव कर रहा है, ठीक है। ज़ाहिर है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर रेडियस के अकॉर्डिंगली मूव कर रहा होगा, सही है। तो उसकी वजह से आपके पास रेडियस का फैक्टर आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया, 2r जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो रेडियस किसके बराबर होगा, वो जो सर्कुलर मूवमेंट है वो के साइज के बराबर होगी जितनी लंबी आपकी कॉइल है, ठीक है। कॉइल का जितना रेडियस है वो उसी सर्कुलरली उसी तरीके से मूव कर रहा होगा, उसी के गिर्द गिर्द मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो कॉइल अपने एक्सेस पे मूव कर रहा है ना, तो उसका ज़ाहिर है वो एक पर्टिकुलर रेडियस में मूव कर रहा है, सही है। तो उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 2r हमारे पास बराबर हो गया डायमीटर के, दैट इज d। तो हमारे ओवरऑल टॉर्क की इक्वेशन क्या हो गई, टी डी इज इक्वल्स टू, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन है बेसिकली, टी डी इज इक्वल्स टू BIL/ND, ठीक है। B फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, L is the length of the coil, ठीक है, I is the current flowing in the circuit, N is the number of turn and D is the diameter of the coil, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। द कंट्रोलिंग टॉर्क exerted by the spring, spiral spring is directly proportional to the deformation or wind up of the spring. Thus, the controlling torque is directly proportional to the actual angle of deflection ऑफ द पॉइंटर, ठीक है। अच्छा, कंट्रोलिंग टॉर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंट्रोलिंग टॉर्क बेसिकली किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, स्प्रिंग की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था। तो जितना स्प्रिंग आपका डिफ्लेक्ट करेगा, जितना पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, उतना आपके पास कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो कंट्रोलिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन
ऑफ द पॉइंटर, ठीक है, दैट जिसको आपने थीटा से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये के क्या है, वे के इज द कांस्टेंट, सही है। अच्छा, जब आपका स्प्रिंग जब आपका पॉइंटर बैलेंस होगा, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रुका हुआ होगा, तो हमने क्या कहा कि भाई पॉइंटर उसी वक्त बैलेंस होगा जब हमारे पास कंट्रोलिंग फोर्स और डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएगी। ऊपर इमेज में हमने देखा था दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। जब हमारे पास डिफ्लेक्टिंग फोर्स और कंट्रोलिंग फोर्स बराबर होगी इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आपका पॉइंटर क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट पे रुकेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब हमारा पॉइंटर जब हमारे पास वैल्यू आएगी, तो वैल्यू कब आएगी, जब हमारे पास हमारा वरना पॉइंटर मूव करता रहेगा। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर नहीं होंगी तो पॉइंटर आपका क्या हो जाएगा, मूव करता रहेगा, उसमें ऑसिलेशंस आती रहेंगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि हमारा डिफ्लेक्शन फोर्स और करंट कंट्रोलिंग फोर्स हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो के थीटा दैट इज कंट्रोलिंग फोर्स बराबर है हमारी वी आई एल एन डी, जो कि हमने डिफ्लेक्टिंग फोर्स निकाली थी अभी ऊपर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस सब चीज़ों में सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। इस पूरी इक्वेशन में देखो, के क्या है, कांस्टेंट है, थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन है, बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, एल क्या है, लेंथ है, आई क्या है, करंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, एंड डी क्या है आपके पास, डायमीटर ऑफ द कॉइल है, सही है। अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ठीक है, बी कांस्टेंट है क्योंकि ज़ाहिर है परमानेंट मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। लेंथ, कॉइल एक दफा बन जाएगा तो ज़ाहिर है उसकी लेंथ फिक्स हो जाएगी, ठीक है। एन, नंबर ऑफ टर्न्स भी फिक्स होंगे और कॉइल का डायमीटर भी फिक्स रहेगा। तो इस पूरी इक्वेशन में आपके पास सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं सिवाय दो चीज़ों के, दैट इज डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दैट इज थीटा, एंड करंट के करंट कितना पास कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ और मैं कहूँ ये सारे कांस्टेंट किसके बराबर हो गए, सी के बराबर हो गए, सही है। तो इस इक्वेशन में सिर्फ क्या बच गया, थीटा इज इक्वल्स टू सी आई, ठीक है। और इस सी में क्या क्या मौजूद है, इस सी में बी एल एन डी के सब मौजूद है, ठीक है। तो ये सी बेसिकली कांस्टेंट है जो फिक्स रहेगा उस पर्टिकुलर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है। और ये आपके पास सिर्फ आपके पास दो चीज़ें डिफरेंस क्या होगा, किन दो चीज़ों में डिफरेंस होगा आपके पास, एक एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पे, जाहिर है जितना पॉइंटर मूव कर रहा होगा, जितना करंट पास कर रहा होगा उतना पॉइंटर आपका मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए देखो डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, ठीक है। जितना करंट मूव करेगा आपके पास उतना आपके पास जितना करंट पास करेगा उतना आपके पास पॉइंटर मूव कर रहा होगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी फाइनल इक्वेशन है आपके पास, सही है। अच्छा जी, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल छोटा सा है वो देख लेते हैं, फिर हम गैल्वानोमीटर डिस्कस कर लेंगे। आप पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट विद 100 नंबर ऑफ tons coil has a magnetic field density in its air gap of B is equals to this. The coil dimensions are D and D is equals to 1 centimeter and length is equals to 1.5 centimeter, ठीक है। Calculate the torque on the coil. आपको टॉर्क coil का टॉर्क कैलकुलेट करना है जब आपके पास करंट 1 मिली एम्पेयर हो। हमने देखा हमारे पास भाई बी गिवन है, हमारे पास एल गिवन है, हमें आई गिवन है, एन गिवन है, डी गिवन है, सारी चीज़ें आपको गिवन है, हमने फॉर्मूले में पुट की, टी डी इज इक्वल्स टू बी एल आई एन डी, और हमने टॉर्क कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं गैल्वानोमीटर की, ठीक है। गैल्वानोमीटर इज बेसिकली वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। गैल्वानोमीटर भी सेम प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है और आपके पास सेम तरीके से इसके अंदर भी इसी तरीके से कॉइल होता है जो कि मूव कर करंट फ्लो होने की वजह से मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में। इस मूवमेंट की वजह से आपके पास क्या होता है, इस मूवमेंट की वजह से आपके पास पॉइंटर आपका मूव करता है, पॉइंटर मूव करता है तो आप करंट की वैल्यू बेसिकली निकाल लेते हैं, ठीक है। तो गैल्वानोमीटर इज बेसिकली यूज फॉर टू मेजर द डीसी करंट, ठीक है, डीसी करंट। अच्छा, गैल्वानोमीटर एसी करंट्स के लिए यूज नहीं होते, यूज फॉर डीसी करंट, सही है। तो इसका प्रिंसिपल सेम है,
ठीक है। आप चाहो तो इस गैल्वेनोमीटर की पूरी कंस्ट्रक्शन को एक दफ़ा रीड कर लेना, सही है। ये पूरा पैराग्राफ ये पीएमएमसी के ही उस पे जो है वो आपका प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। हाँ, तो वो बेसिकली दिस वाज द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, और जो कि हम यूज़ करते हैं अपने मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगह मेजरमेंट्स के लिए। और ये बहुत स्मॉल करंट को भी मेजर करने के लिए यूज़ होता है। बहुत हमारे पास जहाँ पे इतना स्मॉल करंट जहाँ पे आपके पास वो काम नहीं कर रहा होता, आपके मल्टीमीटर्स काम नहीं कर रहे होते, तो वहाँ पे भी गैल्वानोमीटर्स यूज़ होते हैं फॉर मेजरिंग द स्मॉल करंट, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ये लेक्चर देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड यू, सही है। और ये टॉपिक आई होप आपको क्लियर होगा, और कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आप अटेंडेंस क्लास भी मार्क कर दिएगा, मैसेज कर दिएगा मुझे ग्रुप पे, तो आई विल मार्क योर अटेंडेंस एज वेल, ठीक है। इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं बाकी टॉपिक्स, और हम फिर लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।